नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और आपसे आग्रह भी है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि मेरे साथ आपके प्रिय स्पीकर हैं भाऊ। बहुत-बहुत स्वागत है भाऊ आपका। नमस्कार। नमस्कार। भाऊ हमने मतदान के दिन दर्शकों को बताया था कि कौन होगा मुंबई का किंग और आपने जो प्रेडिक्ट किया था वो तो हो गया यानी कि देवेंद्र देवा भाऊ आंधी बनकर आए हैं और फिर आंधी की कहानी तो अब सबके सामने है और देखते ही देखते मुंबई ठाकरे परिवार से मुक्त हो गई। लेकिन भाऊ महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं के जो नतीजे आए हैं उसमें राज ठाकरे के अहंकार टूटने का भी फैसला हुआ है ना, जिसने कहा था कि हिंदी थोपने की कोशिश करोगे तो लात मारूंगा। अब ये लात कैसे डिफाइन करते हैं आप? नहीं, वो तो अब दुनिया को पता चला है। मैं आज के दिन का वर्णन तुम्हारे लिए खास तरीके से करूंगा। महाराष्ट्र में शहर शहर में पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, कमल खिला है। बस इस लाइन में सब कुछ आ जाता है। इससे ज्यादा विश्लेषण की, एनालिसिस की जरूरत नहीं है कि जिस ढंग से पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपना प्रभाव दिखाया है, देवेंद्र फडणवीस ने जो कुछ करके दिखाया, तो उसमें राज ठाकरे क्या बोला था ये सब कूड़ा कचरा निकालने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा ही बोला जाता है क्योंकि मीडिया को यही दिखाना है। यही राज ठाकरे है जिन्होंने कुछ 2-3 साल पहले एक बयान दिया था कि अगर संजय राउत गलत बोल रहा है तो तुम दिखाते क्यों हो, तुम दिखाना बंद करो, वो बोलना बंद करेगा। ये खुद राज ठाकरे ने बोला है। तो ऐसी बातें अगर राज ठाकरे कर रहे हैं तो उनको भी पता है ऐसा ही बोलूंगा तो दिखाएंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलता। हम उस देखो, एक बात होती है कि गधे वगैरह होते हैं ना, वो कूड़े कचरे में जाते हैं। हम अगर सीरियस जर्नलिज्म करना चाहते तो ऐसी फालतू की बयानबाजी करते हैं ना, उसको मीडिया दिखाए। इसीलिए तो मीडिया की टीआरपी घटती गई है। आज इनकी बुरी हालत हुई है कि पृथ्वीराज चौहान जैसे एक सिंसियर और अच्छे बुद्धिजीवी को भी गलत बयानी करनी पड़ती है। क्यों? कि वरना मीडिया दिखाएगा नहीं। मीडिया नहीं दिखाएगा तो राहुल गांधी कहाँ देखेंगे मेरा थोबड़ा। इसलिए पृथ्वीराज को भी गलत बोलना पड़ता है और इसीलिए तो लोग इनके न्यूज चैनल देखना बंद कर चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता इतनी बुरी हालत रेवेन्यू मॉडल खत्म हो चुका है। तो इसलिए ये जो जिस गंदगी में हाथ डालते हैं, हमको वहां जाने की जरूरत है, इग्नोर करो। राज ठाकरे बोला हो, उद्धव ठाकरे बोला हो, संजय राउत बोला हो और कोई बोला, ऐसे बातों में मत जाओ। पॉजिटिव बातें बहुत सारी है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आर राजेश ट्रक ड्राइवर नाम का एक ट्रक ड्राइवर है, उसका यूट्यूब चैनल है। वो बड़ा कोई बुद्धिजीवी वगैरह नहीं है। ट्रक में जाते जाते कुछ रिकॉर्ड करता है, खाना पकाता है, वो दिखाता है और जिंदगी में छोटी मोटी बातें होती है वो बोलता है। उसको बहुत सारे लोग व्यूज देते। क्यों देते? क्योंकि मैंने जब 2 साल पहले उसका एक चैनल, एक वीडियो देखा तो मैं उसके व्यूज मिलियन देखकर चकित हो गए। इसको क्या है? तो मैंने सुना तो मुझे लगा इसमें तो कुछ नहीं है, लोग क्यों देखते हैं? तो मैं बहुत विचलित हो गया था कि अरे इसने तो कुछ कहा नहीं है ऐसी बात कि इतने लोग देखे। तो मैंने सोचा, मैंने उसके चैनल पर जाकर उसके 12 वीडियो लगातार देखे स्टडी करने के लिए कि क्यों लोग उसको सुनते। तो एक बात मेरी समझ में आई, उसके बयानबाजी में कुछ भी निगेटिव नहीं है। कितनी भी समस्या है उस पर वो पॉजिटिव बोलता है। तो अगर आपको लोगों को साथ जुड़ना है तो पॉजिटिव बातें करो, निगेटिव लोग सुनना नहीं चाहते। अगर लोग पहले से परेशान है समस्याओं से तो फिर कर तुझे कैंसर हुआ है, तू मरने वाला है, ये क्यों बताए? तो ऐसे जो गलत बयानी करते उन पर चर्चा भी ना करें। मैं हमेशा सबको बोलता हूं, अरे बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही है। हाँ, अगर उसका आर्ग्यूमेंट गलत है तो उस पर बोलेंगे, लेकिन वो गंदी बात कर रहा है, वो कोई असंस्कृत और असभ्य बात कर रहा है तो उसको हम इग्नोर करेंगे तो वो सुधर जाएगा। क्योंकि इससे हमको सुनने वाले नहीं है तो वो उसको भाषा बदलनी पड़ती है।
ये खुद राज ठाकरे ने कहा। तो इसलिए राज ठाकरे क्या बोला है वो छोड़ दो। आज जो कुछ हुआ है महाराष्ट्र के वोटर ने दिखा दिया है कि महाराष्ट्र में आने वाला भविष्य बीजेपी का है, सनातनी हिंदुत्व का है। ठीक है, मुंबई में जिस ढंग से मराठी मीडिया ने कैंपेन चलाई थी उसका फायदा उद्धव को मिला और वो थोड़ा बच गया है, और कांग्रेस भी बच गई है। देखो 2012 के चुनाव तक बीजेपी की ताकत सिर्फ 32-34 ऐसी होती थी। आज अगर बीजेपी 88 या 90 और 92 वगैरह हो जाती है तो बड़ी ताकत हो गई है। पिछले बार उनके 82 थे, आज अगर 88, 89 या 92 वगैरह होते हैं तो उनकी तो ताकत बड़ी है। उद्धव के 84 थे, उससे घटकर अगर वो 66 पर आ गया तो समझना चाहिए कांग्रेस की ताकत पिछली बार जो थी कुछ 31 वगैरह थे, वो 24 वगैरह हो गए, सब कुछ घट गए। और बिल्कुल एक बात होती है, आहिस्ते आहिस्ते चलकर आपको मकाम पर पहुंचना जरूरी होता है। जल्दबाजी में एक्सीडेंट होता है, उद्धव ठाकरे का वही हुआ है, वो बच गए। हमारे मराठी में एक कहावत है, शेपटीवर भागल, यानी अरे जान तो जाने वाली थी लेकिन दुम कट गई, बाकी बच गया, समझा। तो उद्धव ठाकरे बच गए, 66 वगैरह कुछ उनके आए, 66-68। तो उसमें एक बात है कि उनकी दुम कट गई है, बाकी तो बीजेपी एक नंबर की पार्टी बन गई। जो मानो 13 साल पहले तक शिवसेना की पिछलग्गू पार्टी होती थी, आज एक नंबर की पार्टी हो गई। और सिर्फ मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एक नंबर की पार्टी हो गई है। कुछ मेरा ख्याल है आधे से ज्यादा 40% सीट्स, जो 29 कॉर्पोरेशन है, जितनी सीट्स है उसमें से 42% सीट्स बीजेपी ने जीत लिए। तो सबके सब क्यों नहीं जीते, ये तो थीन मेजोरिटी, ये तो बोलने वाले होते। उनको 100 के सब 99 गए तो एक क्यों छोड़ा, तो ये लोग बोलते रहेंगे, वो खुद तो कुछ करते नहीं। तो ये निगेटिविटी है, हमको निगेटिविटी पर जाने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी, इसलिए मैं जिस ढंग से सोचता था, तुमने बात की थी फोन पर, तो इसके साथ क्या बात करूंगा, तो अचानक मुझे याद आ गया वो जंगल बुक का गाना याद आ गया जी। जंगल पता चला है। तो इनका तो चुनाव चिन्ह ही कमल है, फूल है। तो जंगल जंगल बात चली है, तो शहर शहर में बात चली है, पता चला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाऊ। चड्डी पहन संघ के कारण, संघ को चड्डी 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 ये चिढ़ाते हैं ना, तो चड्डी पहन के फूल खिला है। ये सब संघ के कारण, संघ के ऑर्गेनाइजेशन के कारण, उसका ऑर्गेनाइजिंग स्किल है, उसके कारण हुआ है कि देखते देखते महाराष्ट्र में बीजेपी एक नंबर की पार्टी हो गई। और जिसको महाराष्ट्र यानी शरद पवार की जागीर बोला जाता है, कहां है शरद पवार इस चुनाव में, वो देखो। तो मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आएगा। तो बहुत सही कहा आपने भाऊ। हाँ भाऊ, मैं ये समझना चाहती हूँ कि संजय राउत अपना वही पुराना वाला रोना रो रहे हैं, मतलब हजारों नाम गायब है, ईवीएम गायब है, अब हार गए हैं ना, तो कई सारी बातें कर रहे हैं कि ये कैसी डेमोक्रेसी है, ब्ला ब्ला, लड्डू बांट दिए। तो ये सुधरेंगे भी या ऐसे ही रहेंगे? नहीं, रहने दो। तो ऐसे लोगों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखो। ये देखो, बीजेपी अगर देवेंद्र जीता है तो देवेंद्र इनको जवाब तक नहीं देता, मैं मजे लेता उसको। तो वो कुछ भी बोलेगा, और क्या बोलेगा, अरे क्या हमको तो चांद पर जाना था लेकिन मोदी ने हमारे परमिशन रोक रखी है, ये बोलेगा। आप उस पर चर्चा शुरू कर दोगे। एक नाथ शिंदे पर बोलो, एक सामान्य कार्यकर्ता था जो 2022 तक तुमको मालूम तक नहीं था एक नाथ शिंदे कौन है, क्योंकि वो शिवसेना में लिमिटेड, ठाणा में शिवसेना का ठाणे डिस्ट्रिक्ट के लिए लिमिटेड लीडर था। वो पिछले 4 साल में महाराष्ट्र का एक बड़ा लीडर बनकर उभरा है, हम उस पर नहीं बोलेंगे।
जिसने शिवसेना डुबाई संजय राउत पर बोलेंगे। ये हमारे निगेटिव माइंडसेट की बात है, तो वो छोड़ दो। एकनाथ शिंदे पर बात करो, देवेंद्र पर बात करो। देवेंद्र फडणवीस आपको कब मालूम हुआ? 2014 के बाद मालूम हुआ। 11 साल में उसने जो छलांग लगाई वो देखो, कि 40-50 साल से जिस शरद पवार की जागीर थी महाराष्ट्र, उनको हटाकर देवेंद्र फडणवीस पूरी महाराष्ट्र का पैन, महाराष्ट्र का लीडर बन गया। हम उस पर ने बोला कि देवेंद्र, एकनाथ शिंदे, अरे इतना मेहनत करके दिखाया। हम विराट कोहली पर नहीं बोलेंगे, जो 4 रन पर आउट हुआ उस पर चर्चा करेंगे। क्यों करेंगे? लोग विराट कोहली को क्या किया वो सुनना चाहते। लोग क्या हो, रोहित शर्मा है उस पर बोलेंगे तो सुनेंगे। जो हमेशा 4 रन पर आउट होता है और 2-2 मैच उसको बाहर बिठाया जाता है, उस पर चर्चा क्यों करेंगे? लोग नहीं सुनेंगे। कि नाम भी लेना बंद कर दो। हाँ, मैं सुनता हूं क्योंकि मैं उनका पोस्टमार्टम करना चाहता हूं, उस पर चर्चा नहीं करता, मैं पोस्टमार्टम करता हूं। और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, जब संजय राउत पर आप लोग बातें भी नहीं करते थे 2019 या 2018 में, ये जिस तरीके से बर्ताव करता था, तब से मैं उसका पोस्टमार्टम करता रहा हूं। अगर उद्धव ठाकरे ने समय पर सुना होता तो इसका दूर करता, तो आज उद्धव ठाकरे की इतनी बुरी हालत नहीं होती। लेकिन अब तो बाद में सुनने लगे। उद्धव ठाकरे पहले से सुनता हो गए, उसकी हालत क्या हो गई? आपकी वही होगी अगर उसको सुनते रहोगे और उस पर डिस्कशन करते रहोगे। पूरा मराठी मीडिया का सत्यानाश हुआ है, बुरी हालत है इनकी। क्यों? कि ये रोज उठकर कुछ ना कुछ निगेटिव बात करेगा, ये लोग उस पर डिबेट करेंगे। छोड़ दो, बहुत एकनाथ पर बात करो। देखो, ये पिछले जून 2022 यानी 3.5 साल में ये इंसान कहां से कहां आया है। जिसको ठाणे डिस्ट्रिक्ट के बाहर तक उद्धव नहीं स्कोप देता था, वो आज पैन महाराष्ट्र लीडर बन चुका है। उसने अपना गढ़ रखा है, वो ठाणे में सीमित था। ठाणा है, फिर कल्याण डोंबिवली है, 2-3 कॉरपोरेशन उनके पास थे, वो पक्के रखे अकेले। आज बीजेपी साथ होकर भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी उन्होंने लाई है जी। मुंबई में। उद्धव ठाकरे देवेंद्र की मदद की है, कितनी पॉजिटिव बात है। जी जी। एक रास्ते पर का इंसान रिक्शा चलाता था, शिवसैनिक था, शाखा प्रमुख बना, कारपोरेटर बना, एमएलए बना, कहां तक पहुंचा है। और संजय राउत कौन है? कि उद्धव ठाकरे ने फेंके हुए टुकड़े पर राज्यसभा में जाकर बैठा है। हम उसकी चर्चा करते हैं। भूल जाओ ऐसे लोगों को। मैं मानता हूं कि हमेशा एक बात जरूरी होती है कि जिंदगी में पॉजिटिव रहो, मदद ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन मदद का मतलब तुम बोझ बन जाओ। उद्धव ठाकरे बोझ बना रहा, बाला साहब बोझ नहीं थे। ये फर्क है दोनों में, पिता और बाप और बेटे में वो बड़ा फर्क है। ये तो बोझ बना रहा कि मेरे पिता को शब्द दिया है कि शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और मेजोरिटी कौन लाएगा? बड़ी संख्या में एमएलए कौन? वो बीजेपी लाएगी। ऐसा होता है। जो बीजेपी पर अपने पिता को दिया हुआ जबान है पूरी करने के लिए निर्भर रहता है, वो राज ठाकरे हो या ट्रंप हो, कोई भी साथ आए तो कुछ नहीं कर पाएगा। बीजेपी ने इनका साथ जरूर लिया, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाते रहे, उसके लिए मेहनत करते रहे। आज की राजनीति में सबसे बड़ी बीजेपी की जीत हो रही है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं और बाकी के सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। तो बयानबाजी करके पार्टी नहीं बढ़ती। हाँ, भाषण से आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, एंटरटेन कर सकते हो। तो राज ठाकरे के पास अच्छा भाषण करता है तो चलो इसको साथ लेके कुछ नहीं होगा। 2019 में कांग्रेस के सपोर्ट में उन्होंने भाषण किया, 2024 में बीजेपी के लिए क्या क्या हुआ। ऐसे नहीं होता। तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत अगर ये नहीं करना चाहते तो उनको कोई नहीं बचाएगा। गलत क्या है, सही क्या है, परिणाम बताते। इसने क्या किया? राज ठाकरे तुम्हारे लिए करेगा, लेकिन तुमको भी अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। दूसरा देखो, डूबने वाला होता है ना,
उसको आप बचाने जाओ तो उसको भी प्रयास करने पड़ते हैं उठने के लिए। अगर नहीं तो वो डेड वेट बन जाता है, वो अपने साथ तुमको भी डुबाएगा। तो इसलिए बात ये होती है कि आप मोटिवेटेड रहो, कोई भी हो, जो भी कर रहा हो, उसको मोटिवेटेड रहना पड़ता है, अपने आप कुछ करना पड़ता है। दूसरे पर निर्भर होकर आप स्वयंभू नहीं हो सकते। तो राज ठाकरे के साथ गलती की मैं नहीं मानता, उन्होंने अपने प्रयास किए, लेकिन प्रयास किए मतलब हाथ मिला लिया। ये उसके घर गणपति के लिए गए, वो इसके घर बर्थडे के लिए आ गए। ये पॉलिटिक्स नहीं होती, ये पॉलिटिक्स नहीं होती। इसलिए मैंने कहा कि जहां जरूरी है, एकनाथ शिंदे ने मुंबई में इनके साथ हाथ मिलाया, बीजेपी ने ठाणा में उनके साथ एकनाथ के साथ हाथ मिलाया, कल्याण डोंबिवले ने, दोनों मिलकर थे, पूना में एक दूसरे के साथ लड़े। जहां जरूरत है साथ रहे, नहीं तो झगड़ा लड़े भी एक दूसरे से, लेकिन सबका फायदा हुआ है क्योंकि हर कोई अपने प्रयास कर रहा है। तो किसी के भी साथ जाओ, कोई बात नहीं। तो ये इसके साथ गया इसलिए गलत है, उसके साथ नहीं गया वो गलत है, ये मैं नहीं मानता। देखो, कांग्रेस ने प्रकाश अंबेडकर के साथ हाथ मिलाया। कांग्रेस का फायदा लेकर प्रकाश अंबेडकर अगर 4 कारपोरेटर चुनकर लाते, नहीं लाए उसने। 62 सीटें ली थी, 16 सीटों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए, तो क्या कांग्रेस इनके कारपोरेटर जीत के लाएगी? लेकिन प्रकाश अंबेडकर को साथ लेके अगर कांग्रेस ने मुंबई में अपनी 23-24 सीटें लिया लाइए, 15 के जगह 7 बढ़ गए, तो अच्छा किया, क्या गलत किया? प्रकाश के साथ जाकर अच्छा किया उन्होंने। तो हाथ मिलाना या ना मिलाना, उसका हमको एसेस करना है तो उस ढंग से करना चाहिए। विचारधारा वगैरह बताने की बात होती है, हम तड़का लगाते उसमें कड़ी पत्ता डाल देते, खाने का टाइम आ गया कड़ी पत्ता बाहर रख देते। तो विचारधारा पॉलिटिक्स में, चुनावी पॉलिटिक्स में विचारधारा तड़के के लिए कड़ी पत्ता होता है, खाने के लिए नहीं होता, स्वाद आने के लिए होता है। तो ये जिसको समझेगा वो अच्छी तरीके से राजनीति चला सकता है। और आपने भाऊ बहुत बड़ी बात की। बीजेपी तरीके से राजनीति समझते हैं, इसलिए रणनीति ऐसे बनाएंगे कि उनको जीतना है, अपनी पार्टी बढ़ानी है, तो जिसके साथ चाहिए हाथ मिलाएंगे, जब नहीं चाहिए छोड़ देंगे। उसमें गलत सही कुछ नहीं होता। देखो, आखिर में परिणाम जरूरी होता है, परिणाम जरूरी होता है। आपको अगर 2 ओवर में 12 बॉल में अगर 40 रन बनाने हैं तो 2 रिस्क लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, अरे इतना गलत खेलोगे तो पहले तो 2 ओवर भी क्यों खेलोगे, छोड़ दो मैच। प्रयास रहते ना। तो ये बाहर बैठे हम बोलेंगे इसके साथ गलत है, ये स्ट्रोक गलत था, ये हम बाहर बैठे, हम तो खेलते नहीं है। और खेलने वाला सही या गलत बोलते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं मानता हूं कि जो जो प्रयास करने हैं जीतने के लिए वो करने चाहिए। बाहर बैठे कुछ तो लोग कहेंगे, ये तो गए ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोग अच्छा नहीं बोलेंगे। अगर हम आप आपस में खुश है तो हम हैं दोनों खुश, आपको वही बोल रहे हो, तुमको अच्छा लगे बुरा लगे उससे कोई मतलब नहीं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि राज ठाकरे के साथ जाने में कोई गलत नहीं था, लेकिन उसका फायदा अपने कितना उठाया, उसने कितना उठाया, उसका असेसमेंट होना जरूरी है। भाऊ, आने वाले समय में आपको क्या लगता है, आपने अभी कांग्रेस की बात की, तो इनकी स्थिति क्या होगी? एंड शरद पवार, उनका क्या होगा? काफी सारा गन चलाया इन्होंने। शरद पवार की बात तो खत्म हो चुकी है। इस चुनाव में शरद पवार पर्व का अस्त हो गया, वो रिवाइव होना मुश्किल है। और उन्होंने भी 1 साल 1.5 साल पहले बोला था कि छोटी क्षेत्रीय पार्टी को कांग्रेस में मर्ज होना पड़ेगा। कांग्रेस में हो या और कहीं हो, जब आज अगर वोटर किसी ना किसी को डिसिसिव वर्डिक्ट दे रहा है तो ये त्रिशंकु हो जाएगा वगैरह वगैरह बातें छोड़ दो। तो अगले 3 साल महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है। अभी ये जिला तालुका हो जाएंगे 1 महीने में, उसके बाद यानी 3-4 हफ्ते में हो जाएंगे, टाइम टेबल डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद अगले 3 साल कोई चुनाव नहीं है। तो ऐसे में अपोजिशन में बैठकर पार्टी चलाना बड़ी मुश्किल बात होती है।
और मैं नहीं मानता कि राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, उनके पास वो क्षमता है। और कांग्रेस के पास कार्यकर्ता है, उनको मानने वाला एक पॉपुलेशन है, लेकिन उनके लिए लीडर नहीं है। तो इसका फायदा बीजेपी उठाती जाएगी। और इसीलिए तो मुझे लगता है एकनाथ हो, अजित दादा हो या देवेंद्र हो, वो कई जगह तो आपस में ही लड़ते हैं, अपोजिशन है कहाँ। ये पूरा चुनाव हम देखे तो ऐसा लगता है कि अपोजिशन है ही नहीं। महाराष्ट्र की सत्ता में बैठी 3 पार्टियां ही एक दूसरे से लड़ रही है, अपोजिशन के लिए बचा कुचा स्पेस भी नहीं छोड़ रही है। ये इस चुनाव का सबसे बड़ा निचोड़ है। आपने सही कहा भाऊ। और आप चूंकि मुंबई में बैठे हुए हैं, तो इनके तो बहुत सारे घोटाले होंगे ना, जिनकी अब धुरंधर पर्दे खोलेंगे। कैसे देखते हैं? ये सब बातें होती है ना, वो अपने अपने दांव पेच के लिए करते हैं। ये हम खामखा उसमें पड़े रहते। अगर यार इसका 70,000 करोड़ का घोटाला था, वो तो निकालने वाला तो पृथ्वीराज चौहान था, उसका क्या हो गया? उसने क्यों नहीं उस वक्त किया था? अजीत दादा को रिजाइन होना पड़ा था। तो ये बातें बस हम लोगों को डिबेट करने के लिए है, उससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। समझे आप कि मीडिया में बैठे हुए लोग जो है, उनको टाइम पास, उनके सामने पॉलिटिशियन ये हड्डियां डालते, ये चबाते बैठ जाओ, और हम चबाते बैठते। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसको पकड़ेंगे। अरे क्यों पकड़ेंगे भाई? उनकी राजनीति चल रही, उसके दाव पेच में ये खेल चलता है। जब उनकी सुविधा होगी, उनका फायदा होगा, तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो कोई होगा, वो घोटाले निकालेगा, उस पर एक्शन करेगा, वो कोर्ट में लटका के रखेगा। तो हम उछल जाते, अरे अभी ये गया, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, बीजेपी में बैठे भी कोई साधु संत नहीं है, वो भी पॉलिटिशियन है। वो अपना मतलब निकालने के लिए ही पॉलिटिक्स चलाते। हाँ, फिर भी मैं इनका सपोर्ट क्यों करता हूं? मैं हमेशा बोलता हूं कि पूरा नंगा है, उससे कोई लंगोटी लगा के खड़ा है तो मैं उसको मानता हूं, इससे ज्यादा नहीं। बीजेपी वाले बड़े अच्छे चारित्र के हैं वगैरह, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन जो अवेलेबल है, बेटर ऑफ द टू एविल्स, इतना ही मैं बीजेपी को मानता हूं। क्योंकि राजनीति एक गंदगी का क्षेत्र है, वहां साफ रहना आसान बात नहीं है। लेकिन हम खामखा उछल जाते हैं, अब तो ये उसको करेगा, उसको सीधा करेगा, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गंदगी साफ करने के लिए गंदगी में उतरना भी पड़ता है। तो ये एकेडमिक बात नहीं, ये प्रैक्टिकल बात होती है। हम सेफ जगह बैठे, 2 समय का खाना आराम से मिलता है, इसलिए हमको ऐसे एकेडमिक चर्चा बहुत पसंद आती है। लेकिन 90% जनता ऐसे है कि उनकी रोज की जिंदगी भी मुश्किल है, उनको एकेडमिक चर्चों में इंटरेस्ट नहीं है। उनके थाली में क्या पड़ेगा, उनके घर क्या पहुंचेगा, उसमें इंटरेस्ट है, वो देखते हैं। तो वो काला है या गोरा है, वो ब्राह्मण है या क्षूद्र है, यहां लोग देखते नहीं। उनकी समस्या ये कैसी सॉल्व होगी, उस पर लोगों का ध्यान होता है, उस पर लोग ताड़ते हैं, वोट करते हैं। ये हम खाली बैठकर ऐसी चर्चा चलाते, ये होगा, उसको होगा, किसको, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं, एक बड़े खुफिया एजेंसी के अधिकारी मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे एक बात बताया कि पाकिस्तान में हमारे 1,000 से ज्यादा अज्ञात वीर है, कभी भी मन में आए तो हम हाफिज सईद को उड़ा सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल नहीं उड़ाओगे। तो बोले क्यों? बात तो सही कह रहे, लेकिन क्यों? मैंने बोला अरे चेस चेस जो होता है, शतरंज के खेल में राजा को मारते नहीं, राजा को शरणागत बनाया जाता है। अगर हाफिज सईद को मारोगे तो उंगली किस पर उठाओगे? तो उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं, जो पत्रकारों के दिमाग में आता नहीं है, किताबें पढ़ी हुई है, प्रैक्टिकल देखा नहीं है या समझा नहीं है। तो ये सब पॉलिटिशियन होते हैं, वो एक दूसरे के साथ खेलते रहते। कोई विराट कोहली के साथ रहेगा, कोई वो पाकिस्तान का बाबर है उसके साथ रहेगा, तालियां बजाएंगे, वो खेलते रहेंगे। तो पॉलिटिक्स इस ढंग से चलती है। तो उसमें
जो नालायक है उसमें कम नालायक कौन है, कम कम नुकसान करेगा, उसके साथ में रहना जरूरी होता है। मैं इतना प्रैक्टिकल हूं पॉलिटिक्स के बारे में। भाऊ, अब ये जो नतीजे आए हैं, इन नतीजों ने महाराष्ट्र की एक लाइन तैयार की है, आई मीन वापसी की है उनकी। और 2026 की अब जो आगे हम देख रहे हैं, जो चुनाव है, जो चुनौतियां हैं, उनका इम्पैक्ट तो वहां होगा ही। बंगाल है, असम है, केरल है, तमिलनाडु है, सब जगह इसका असर पड़ेगा। तो ये जो माहौल बना है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं? नहीं, इसका असर की बात नहीं, यहां इसका असर बड़ा है। देश भर में एक जो सोच बन रही है कि एक वन नेशन वन पार्ट, क्या बोलते हैं, वन वन इलेक्शन जो नेशन वन बोलते हैं, इलेक्शन। तो ये जो होता है कि स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, अच्छे काम कौन कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कौन कर रहा है, उसकी तरफ आहिस्ते आहिस्ते लोग मुड़ रहे हैं। तो इसका प्रभाव बंगाल में नहीं होगा। बंगाल में देश भर का जो मूड बन रहा है उसका असर होगा। अगर यहां कोई इंडस्ट्री नहीं बनी तो ममता के कारण नहीं बनी है, बीजेपी के स्टेट से वहां बन रही है, असम में बन रही है, यूपी में, बिहार में बन रही है, तो बीजेपी के कारण उसका असर होगा। इसमें इसका ज्यादा योगदान नहीं होता। ये खाम बोलते हैं हाँ इसका, हाँ, लेकिन बंगाल में बांग्लादेश की घटनाओं का असर होगा, ना कि महाराष्ट्र के या हरियाणा के इसका होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं की जो बुरी हालत है उसका असर बंगाल पे जरूर होगा। और केरल और असम, इसके बारे में? केरल में बीजेपी अच्छी संख्या में आएगी, असम में अपनी सत्ता कायम रखेगी, तमिलनाडु में शायद ब्रेक थ्रू मिलेगा उसको, बड़ा नहीं लेकिन छोड़ा तो ब्रेक थ्रू मिलेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी के लिए और 20 साल तमिलनाडु में सत्ता में आने का कोई मंशा नहीं है। तो उसके लिए हाँ देखो, 20 साल के बाद त्रिवेंद्रम जीता है, 20 साल के प्रयास। तो बस 2 महीने में हमको केरल में सत्ता लानी है, ऐसा नहीं होता। और अगर होता है तो वो टिकने वाला भी नहीं होता है। जनता पार्टी बनी, टिकी कितनी, जनता दल कितने दिन, देवेगौड़ा कितना समय, आप देखो तो पता चलेगा। तो जो स्लो प्रोसेस हमको लगती है ना, वो स्लो प्रोसेस शाश्वत होती है, बहुत समय चलने वाली होती है। जल्दबाजी में शॉर्टकट हमेशा एक्सीडेंटल रोड होता है। तो इसलिए ये जो हुआ है अभी हम देख रहे हैं, इसके पीछे प्रमोद महाजन से लेकर हमने देखा है हर्षो अडवाणी, हमने 50 साल जनसंघ से लेकर बीजेपी या जनसंघ जो उसकी जो प्रोसेस है वो देखी है हमने, समझी है। आज अब क्या होता है, आम के फल आए हुए देखते हो। पिछले 10 साल 15 साल पहले आपके पिताजी ने या दादाजी ने जो पेड़ लगाया उसकी मेहनत आप नहीं देखते। अरे इतने फल आ गए तो अगले साल दुगना हो जाएंगे, ये सोचते हो। लेकिन फल लगाने से, उसका झाड़ लगाने, पेड़ लगाने से उसको फल आने तक की प्रोसेस में कितनी मेहनत होती है, वो भी देखना जरूरी होता है। आपने सही कहा कि स्लो एंड स्टडी एंड विंस द रेस, और ये अब दिखाई भी दे रहा है। भाऊ, आपने भाऊ समय दिया और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।